नमस्कार। देश की बात में पहले बात किसानों की। आज किसान आंदोलन का 126वां दिन है और कृषि कानूनों का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई और इसमें ऐलान किया गया कि मई की शुरुआत में दिल्ली के सभी बॉर्डरों से संसद तक मार्च करेंगे किसानों का कहना है कि मार्च शांतिपूर्ण होगा। साथ ही इस मसले पर, कृषि कानूनों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आज एक रुख उनका साफ हुआ है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 11 जनवरी को बनाई गई कमेटी ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कमेटी में अनिल घनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। रिपोर्ट देने से पहले कमेटी ने 85 संगठनों से बातचीत की है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद है। आशीष, क्या मायने हैं इसके कि रिपोर्ट अब सौंप दी गई है? कब तक इस पे कार्रवाई होगी? कितना इसका असर होगा? क्या मायने इसके? जी देखिए, रिपोर्ट सौंपी गई है और जानकारी ये है कि करीब 85 संगठनों से, किसान संगठनों से बातचीत की है इस 3 सदस्यीय कमेटी ने और 19 मार्च को ये रिपोर्ट सौंप दी गई थी। 2 महीने का वक्त जनवरी में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और अभी 5 अप्रैल के आसपास क्योंकि अभी होली वैकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, 5 तारीख को अदालत खुलेगी और उम्मीद यह है कि शुरुआत में ही इस मामले की सुनवाई होगी और काफ़ी अहम ये सुनवाई होगी क्योंकि चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े चाहते थे कि किसान संगठन जो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन करने, धरना कर रहे हैं, वो भी शामिल हों, अपनी बात सामने रखें। लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया था कि वो इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि सीधे कानून रद्द किए जाएं। तो यहाँ पर ज़्यादातर वो संगठन हैं जो धरने पर बैठे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो कमेटी के सामने नहीं गए थे। ऐसे में क्योंकि कमेटी का काम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट देना था कि किसान संगठन इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है देश भर के किसान संगठन का, तो काफ़ी अहम होगा इस मोड पर क्योंकि सीलबंद रिपोर्ट है तो अभी वो जानकारी नहीं है कि उस रिपोर्ट में क्या है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये रिपोर्ट को खोलेगा तो काफ़ी कुछ सामने आएगा और पता चलेगा कि आखिरकार देश के जो किसान हैं क्या वो चाहते हैं कि किसान ये जो तीनों कानून हैं ये रद्द किए जाएं या कोई बीच का रास्ता है या कुछ और सुधार करने की बात है। वो तमाम चीजें रिपोर्ट जब खुलेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने तो पता चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष इस जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर क्या होगा जब ये रिपोर्ट वो पढ़ेगा। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने आज किसानों के संदर्भ में कुछ ऐलान किए हैं। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के तौर पर देने की मंजूरी दी। देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कैसे निवेश बढ़े? ग्लोबल प्लेयर्स भारत के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ज्यादा निवेश करें, इसका रास्ता प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से खुला है। तो इस इंसेंटिव स्कीम से करीब 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अनुमान है कि इससे 30,000 करोड़ के वैल्यू एडेड प्रोसेस फूड का प्रोडक्शन भी होगा। ये स्कीम अप्रैल के अंत में रोल आउट होगी और इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और अनाज की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। तो इस मसले को समझाने के लिए हमारे साथ कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा मौजूद हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। जो ये सरकार की तरफ से आज ये फूड प्रोसेसिंग के संदर्भ में ये घोषणाएं हुई हैं, ऐलान, कैसे समझें इसे? देखिए, ये उसी लड़ी में है जिसमें कि 3 सेंट्रल लॉज लाए गए हैं और उससे पहले हम जानते हैं कि जब ई-नैम का भी शुरुआत हुई थी तो अरुण जेटली जी ने एक बार कहा था कि बेसिकली इट्स ए स्पॉट मार्केट और स्पॉट ट्रेडिंग के लिए उसको लाया गया है ताकि प्रोसेसिंग जो कंपनीज हैं वो किसान से डायरेक्टली प्रोसेस कर सकें। ये एक ई-नैम का भी ऑब्जेक्टिव था, यही ऑब्जेक्टिव सेंट्रल लॉज का भी है। जब हम देखते हैं कि जब जो स्टॉक लिमिट्स की प्रोविजन हटाए गए थे वो इसलिए हटाए गए थे कि प्रोसेसिंग जो कंपनीज हैं वो जितना भी स्टॉक रखना चाहें वो रख सकें, या और भी कई कारण थे, लेकिन मतलब कहने का कि उसी लड़ी में है। और अब जाके सरकार ने प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव्स यानी सब्सिडीज जो फूड प्रोसेसिंग के लिए अनाउंस की गई हैं, बेसिकली टू अट्रैक्ट, जैसा कि कहा जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आ रही है, लेकिन हालांकि हम जानते हैं कि 100% FDI अलाउड है फूड प्रोसेसिंग में ऑटोमेटिक रूप में, और उसके बावजूद भी जितने भी हमारे देवेंद्र जी कितनी कारगर होगी जो ये अनाउंसमेंट हुआ? देखिए, इसमें 30,000 करोड़ की वैल्यू एडेड प्रोसेस फूड की बात है। इसमें कहा जा रहा है कि करीब 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जो ये इंसेंटिव 10,900 करोड़, तो कितनी कारगर होगी हमारे किसानों के लिए ये?
ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या कहां तक लेके जाना चाहते हैं। जॉब्स क्रिएट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज जाननी है कि जब हम प्रोड्यूसर लिंक्ड, जब हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देते हैं, तो अगर एक इंसेंटिव और उसमें डाल के उसके लिए भी इंसेंटिव दिया होता तो मुझे लगता है कि किसानों का वाकई ही जो हम कहते हैं कि उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी आय बढ़ेगी, उसकी तरफ हम इशारा करते, क्या हम उसको बल्कि एक तरह का एक मैसेज देते कि हम उसमें वचनबद्ध हैं। वो ये है कि अगर सरकार ये अनिवार्य कर देती कि जो भी हम किसानों से खरीदेंगे उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलेगा ही मिलेगा। एक क्लेम है कि किसानों को जो फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी, वो वाकई ही जो किसान है इस बात पे विश्वास करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नहीं है कि प्रोसेसिंग पहली बार भारत में हो रही है या दुनिया में कहीं नहीं हुई है। दुनिया में अगर हम देखें तो अमेरिका, यूरोप या बाकी भी जो देश हैं जहां पर फूड प्रोसेसिंग आई है। जी, तो ये देवेंद्र शर्मा थे। उनका ये कहना है कि ठीक है, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर इसमें ये अनिवार्य होता कि जो भी फूड प्रोसेसिंग के लिए कृषि उत्पाद ले रहा है वो एमएसपी पर ले, तो वो ज्यादा कारगर साबित होता, वो अपने आप में अहम हो जाता। तो देवेंद्र जी हमारे साथ, बहरहाल उनका यही कहना था। जो अहम मसला यही है कि ठीक है, इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे जो अनाज की बर्बादी है वो क्या रुक पाएगी, वो भी उनका कहना था। उस पर भी मैं पूछना चाह रही थी। बहरहाल उनका ये कहना है कि अगर इसमें ये भी लिखा होता कि एमएसपी पर ही लिया जाएगा तो ये ज्यादा कारगर होता। देवेंद्र जी, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए चले गए थे, नहीं सुन पा रहे थे आप। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, उसमें ये भी कहा जा रहा है इससे अनाज की बर्बादी रुकेगी, ये होगा, लेकिन वाकई में जो समर्थन मूल्य की बात है वो फिर आके अटक जाता है यहाँ पे ये मसला। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अनाज है हमारा, उसकी जो नुकसान हो रहा है या जो लॉस हो रहा है उसमें बचाने में मदद होगी। लेकिन हम ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है कि बहुत से जो प्रोसेस है इसमें फूड प्रोसेसिंग के, उसके अंदर बल्कि ज्यादा वेस्टेज होती है। जैसे कि आप बॉटल वाटर को ले लीजिए, अगर 1 लीटर बॉटल वाटर है तो कम से कम 6 लीटर उसके ऊपर वेस्ट होता है पानी। तो मुझे नहीं लगता कि बचत कैसे हुई। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना चाहिए हमें, लेकिन इसका मतलब है कि और भी अगर आप प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उसी गति में अगर प्रोसेसिंग में नुकसान होता है तो वो भी हमें उसको कैसे कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए, इसकी तरफ फोकस करना चाहिए। ये भी आप जानते हैं कि टॉप जो प्रोग्राम था टोमेटो, पोटैटो और अनियन के ऊपर, जिसमें ऑपरेशन ग्रीन कहा गया था, उसके अंदर भी सरकार ने बहुत सारे स्पेल आउट किए थे जो इंसेंटिव होंगे कॉर्पोरेट्स को, लेकिन देखते हैं उसमें कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। हालांकि वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि पेरिशेबल कमोडिटीज के करके किसान जूझता है और उसमें एक नियमित आय की बहुत जरूरत है, श्योर्ड इनकम। अगेन बात वही आ जाती है कि अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वेजिटेबल्स में तो अगर हम केरला का एग्जांपल दें जहां की उन्होंने 16 वेजिटेबल्स के लिए उन्होंने एक फ्लोर प्राइस सेट किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20%। अगर केरला कर सकता है तो क्यों नहीं हम ये अनिवार्य करें कि जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग कंपनीज हैं वो भी उसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से खरीदेंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कहना है कि स्वागत योग्य है ये तमाम स्कीम्स जो है फूड प्रोसेसिंग को लेकर, लेकिन हमारे किसानों को उनका उत्पाद लेते वक्त एमएसपी पे खरीदा जाए। बहरहाल किसानों के बाद अब बात करते हैं मछुआरों की। बंगाल चुनाव में प्रचार उफान पर है, सभी पार्टियां हर समुदाय को लुभाने में लगी हुई हैं। बीजेपी ने तो अपना जो घोषणा पत्र है उसमें मछुआरों के लिए 3 लाख का बीमे का ऐलान भी किया है, लेकिन क्या इससे मछुआरे खुश हैं? अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए, 42 साल से चल रहे करीब 30 लाख परिवारों की क्या जरूरत है, उनके मुद्दे क्या है। दीघा फिशरमैन एसोसिएशन का दावा है कि पिछले साल यहां से 4000 करोड़ रुपए की मछलियों का कारोबार हुआ। दीघा मोहना बाजार में सुबह 3 बजे से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। समुद्र से लौटने वाले मछुआरों के साथ जितनी मछलियां आती हैं उसी अनुसार रेट तय होता है। आवक अधिक तो रेट कम। हिल्सा, टाइगर, चांदी, पॉम्पलेट मछलियां सिर्फ यही मिलती हैं और देश भर में सप्लाई होती हैं। रोजाना औसतन 3 करोड़ रुपए का कारोबार अकेले इस बाजार में होता है। बंगाल में इस बार बदलाव के नारे के साथ बीजेपी आई है तो 30 लाख मछुआरों के परिवार को रिझाने के लिए 3 लाख के बीमा की बात कही है। मछुआरों के एसोसिएशन की मांगे और भी हैं। इस संगठन में 17,500 रजिस्टर्ड मछुआरे हैं।
कुछ कुछ स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र, ये सब आपका कर्नाटक, ये सब फिशरमैन को टैक्स एग्जाम्पशन डीजल मिलता है, लेकिन हमारा वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला में नहीं मिलता है। टैक्स एग्जाम्पशन डीजल फिशरमैन के लिए आपको गवर्नमेंट को देने होगा, स्टेट यानी सेंट्रल। फिशरमैन का जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट का तरफ से हमको अभी नहीं मिलता था। हम सब क्या किया, एक फिशरमैन के लिए 2 लाख रुपया इंश्योरेंस हम सब किया। हमारा डिमांड था 5 लाख रुपया कम से कम गवर्नमेंट करेगा। फॉरेस्ट का जो कानून है वो ऐसा काला कानून बनाया, वो फॉरेस्ट का कानून के लिए वो मछुआरा मच्छी नहीं पकड़ सकता। हम सब चाहता है क्या, फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 ये इम्प्लीमेंट हुआ, अभी तक वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये आइन आपका इम्प्लीमेंट होगा तो सुंदरबन का जो मछुआरा है उनका थोड़ा रिलीफ मिलेगा। एसोसिएशन के दफ्तर के पास ही देश का पहला इंटरनेशनल फिश मार्केट बन रहा है। संगठन का कहना है राज्य सरकार ने खुद इसकी घोषणा की, लेकिन इसके निर्माण में कोई मदद नहीं मिली। लंबे वक्त से इन मछुआरों की मांग थी कि यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केट बनाया जाए। ये वो बाजार बन रहा है, कोरोना की वजह से काम बंद है। लगभग 11 करोड़ रुपए इसकी लागत है, जिसमें से आधा से ज़्यादा पैसा यानी 6 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। लेकिन अब भी लोग बता रहे हैं कि इस बाजार को बनने में लगभग 2 साल का वक्त और लग सकता है। मछुआरे एक बार निकलते हैं तो 5-6 दिन बाद ही लौटते हैं। 200 किलोमीटर दूर तक बांग्लादेश बॉर्डर तक मछली पकड़ने निकल जाते हैं। एक बार बोट में 2 से 3 टन तक मछली लेकर आते हैं। हालांकि मछुआरे कहते हैं कि सरकार को टैक्स देने के बावजूद सरकार ड्रेजिंग तक नहीं करती, जिसकी वजह से कई बार नाव पलट जाती है और हादसे होते हैं। ये जो लाल झंडे आपको मेरे कैमरा पर्सन रिजवान दिखा रहे हैं, वहाँ पर समंदर की सतह उथली हो जाती है, रेत जम जाती है और कई बार जब ये मछुआरे अपनी नाव लेकर आते हैं तो ये नावें वहाँ पलट जाती हैं, जिनमें कई बार हादसों में उनकी मौत भी हो चुकी है। इनकी मांग है कि कम से कम ऐसे इलाकों को जिन्होंने खुद चिन्हित किया है सरकार, उसमें वहाँ से रेत हटाने में उनकी मदद करे ताकि इन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अब चुनाव है तो पार्टियों ने घोषणाएं की हैं, लेकिन कई ऐसे मछुआरे हैं जिन्हें वायदों पर एतबार नहीं। नहीं, कोई नहीं फायदा होगा। इससे तो यहाँ बहुत दुर्घटना होता है। हाँ। कोई भी कुछ नहीं देता है, कोई नहीं तो मेरे को मालूम है बीजेपी सरकार भी देगा। तो ममता जी भी कुछ नहीं देती और मोदी जी भी कुछ नहीं देते? नहीं, कोई नहीं देता ना। मेरा यहाँ पे जो एसोसिएशन है, हाँ, वो देता है मछुआरों को। नहीं, चावल, गेहूं, हाँ, छोला, हाँ, चावल मिलता है बस। असुविधा है, कारोबार में नुकसान हुआ, कौन देगा कोई भरोसा नहीं। मुझे नहीं पता खेला होगा या परिवर्तन। मेरा वोट एक था, मैंने दे दिया। जो चुनकर आए गरीब दुखियों की मदद करे। तो इबार परिवर्तन होबे कि खेला होबे? এই যে বলছে খেলা হবে কি পরিবর্তন হবে, আমরা তো ভোট দেওয়ার মালিক একটা ভোট দিয়ে দিয়েছি। पूरे पश्चिम बंगाल में 30 लाख मछुआरों के परिवार हैं। सरकार बनाने में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। ये किसे समर्थन करेंगे, इस पर सभी दलों की नजरें हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 30 लाख मछुआरे हैं, जिनका कहना है कि 2 रुपये गेहूं और चावल से इनका भला नहीं होने वाला। इनका ये भी मानना है कि इनके वोटों पर तो सबकी नज़र है, लेकिन इनके परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं। दीघा से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मोनीदीपा बैनर्जी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उधर पश्चिम बंगाल में चुनावी मुहिम दिलचस्प हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी फुटबॉल का खेला कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती कोबरा की फुंकार भर रहे हैं। और देश की बात में आगे है, दिल्ली में कोरोना की चपेट में ज्यादातर अब 18 से 40 वर्ष के लोग। तो देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। यही नहीं, 16 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 350 यानी 354 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में बीते 15 दिनों में कोरोना के करीब 18,000 मामले सामने आए हैं। इनमें आधे से ज्यादा लोग 18 से 40 साल के बीच के हैं। कोरोना की दूसरी लहर और बढ़ते मामलों के बीच अब युवा इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। क्या कोरोना को लेकर दिल्ली के युवा कहीं ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं? आंकड़े इशारा करते हैं
18 से 40 साल के बीच के लोग अब कोरोना की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। बीते 15 दिनों के आंकड़े के मुताबिक 18 से 40 साल के करीब 49% लोग कोरोना की चपेट में आए, जबकि 40 से 60 के बीच के 29% और 60 पार के 14% कोरोना संक्रमित हुए। 18 साल से कम के बस 7% बच्चे इस सूची में हैं, जबकि पिछले साल 15 से 30 नवंबर के दौरान 18 से 40 की उम्र के 42% ही पॉजिटिव हो रहे थे। यंग लोग जो हैं दिल्ली में ज़्यादातर संक्रमित हो रहा है, यह आश्चर्यजनक बात है ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए यंग हो या ओल्ड या और एल्डरली पीपल हो, जिन लोगों में संक्रमण फैलेगा वो वायरस तो फर्क नहीं करते हैं। आगे हम लोग ये भी सोचते थे कि चिल्ड्रन दे डोंट गेट इन्फेक्टेड, लेकिन अभी तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से एक बहुत अच्छा शोध हुआ है और उसी से पाया गया कि चिल्ड्रन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। वो उम्र इस वायरस से ज्यादा संक्रमित हो रही है जो काम से और काम पर बाहर निकल रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, देश में बने हवाई जहाज को सराहा जा रहा है। क्लियरेंस से पहले ही पहुंच रहे हैं खरीदार। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने 1 करोड़ रुपए से भी कम कीमत का एक ऐसा हवाई जहाज तैयार किया है जो कमर्शियल पायलट्स को ट्रेनिंग देगा। अभी क्लियरेंस भी नहीं मिला है और देश विदेश से इसकी मांग आने लगी है। 35 विमानों के ऑर्डर मिल भी चुके हैं। हंसा एनजी को इस मुकाम तक पहुंचने में तकरीबन 28 साल लगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 2 सीटर ये जहाज कॉमर्शियल पायलट्स को तो ट्रेनिंग देगा ही, साथ साथ फ्लाइंग क्लब्स और शौकिया जहाज उड़ाने वालों के लिए भी। कॉकपिट भी बहुत अच्छा किया है एंड देन कॉस्ट भी कम रखी है। एंड आपने देखा है कि हमें ऑलरेडी 30 नंबर की और आज आईजी ने बोला, ओगरा ने बोला कि और 5 नंबर की, तो 35 नंबर की ऑर्डर भी है। हंसा 3 का ये अपग्रेडेड वर्जन है। ग्लास कॉकपिट, रोटेक्स सपोर्ट इंजन और स्टीयरेबल नोज व्हील हंसा एनजी को बेहतर बनाता है, जो कि 6 घंटे लगातार हवा में रह सकता है 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर 200 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार से। ये पूरा सेल्फ रिलायंट है। आप देखो, अगर कंपोजिट टेक्नोलॉजी आज बाहर से लानी पड़ती है, ये एनएल की टेक्नोलॉजी है। पूरा इसका एवियनिक्स बाहर से लाना पड़ता था, या अभी एनएल की टेक्नोलॉजी है। और पूरा ये मैकेनिकल सिस्टम से एनएल की टेक्नोलॉजी है। खाली थोड़े से कंपोनेंट जो है वो बाहर के हैं, इंजन बाहर का है। एनएल इस साल के आखिर में इसका प्रोडक्शन शुरू करना चाहता है। बेसिक वेरिएंट 80 लाख रुपए का होगा, तो टॉप एंड 1 करोड़ रुपए का। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।